मैं हाँ रविंदर सिंह रॉबिन पंजाब ਦੇ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਸਕਾਲਰਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੌਗਸ ਕੀ ਨੇ ਸੁਹਾਸਨੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿੰਕ ਟੈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया को कितना फ़ायदा पहुँचा पादियाँ ने। रायसीना डायलॉग्स कई साल हो गए हैं इसको चलते, तो क्या इम्पैक्ट डालते हैं ये स्पेसिफिकली इंटरनेशनल मसलों पे, ख़ास तौर पे अगर पर्टिकुलर हम इस वक्त वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा इनका? रविंद्र जी, वैसे ये जो होते हैं जो समिट्स होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, ये किसी इम्पैक्ट के लिए नहीं बनते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आप समझ लो कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन इनकी साइड लाइन्स पे आप देखोगे कि किस तरह से लीडर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में है, वो वर्ल्ड का एक ऐसा समिट है जहाँ पर यूएस और चीन दोनों के मतलब टॉप लेवल के डिफेंस के जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पर आते हैं और फिर एक साइड में कमरे में वो मिलते हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी फोरम का आपने सुना होगा, वो वहाँ पे यूरोपियन देशों के और फिर यूएस से लोग आते हैं। पुराने दिनों में रशिया से काफ़ी मतलब सीनियर लेवल के लोग आते थे वहाँ म्यूनिक सिक्योरिटी फोरम पे। वहाँ पर भी ये ऐसे बातचीत होती हैं जो आप आम तौर से बायलैटरल डायलॉग में नहीं करते हो। तो उसी वजह से यहाँ पे सरकार ने सोचा कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि रायसीना डायलॉग जो 2016 में पहली बार शुरू हुआ और फिर कोविड के वक्त भी ऑनलाइन उन्होंने कार्यक्रम किए, उसके माध्यम से वो काफ़ी सारे बाहर से आते हैं एक्सपर्ट्स। इस साल हालांकि बहुत कम आए हुए हैं क्योंकि गल्फ में जो सिचुएशन है, एयर फ्लाइट्स काम नहीं कर रहे हैं, कम हैं। तो वो भी एक कोशिश है भारत की सरकार से जो स्पॉन्सर करती है ORF के साथ ये समिट को, कि बाहर से लोग आए और यहाँ पर मिले। तो एक तरह से इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं जो आप कह रहे हो, वो इंटेंजिबल बेनिफिट्स में वो ऑफिशियली गिना जाता है उन लोगों उस इंटेंजिबल बेनिफिट्स या मीटिंग्स को, क्योंकि बायलैटरल तो हो नहीं रही, तो साइड लाइन पे इज इट कंसिडर्ड एज ए ऑफिशियल विजिट? इट्स नॉट कंसिडर्ड ऑफिशियल, लेकिन अगर आप अपनी वॉइस को पहुंचाना चाहते हैं कहीं तो ये जगह है, प्लेटफॉर्म बन जाता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूँगी कि 2022 के बाद काफ़ी स्पष्ट रूप से भारत ने कह दिया था कि हम रूस से अपने नाते बंद नहीं करेंगे। हम तेल उनसे लेना जारी कर रहे हैं, ज़्यादा भी उन्होंने तेल रूस से लिया। तो उस वक्त जो यूरोपियन देश थे, मुझे याद है कि एक साल में 22 में से 15 जो मिनिस्टर्स इधर आए हुए थे यूरोपियन देश से थे, और वो इकट्ठा होके उन्होंने एक यहाँ रायसीना डायलॉग पे एक नैरेटिव बनाया कि आपको क्यों अपना रुख बदलना चाहिए। हालांकि तब तो रुख बदला नहीं, अब मिस्टर ट्रंप आ गए, उसके बाद भारत का थोड़ा अपना रुख बदला है रूस के खिलाफ। तो रायसीना टॉक्स में बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिर्फ पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट्स ही होते हैं या कोई आई थिंक एकेडमिक्स होते हैं, मीडिया से बहुत लोग आते हैं, जो लोग पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, टेक पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो सब ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं। So what you are expecting from this Raisina? I think this Raisina already पार्टिसिपेशन जो कम हुई है, हम अभी बातचीत कर रहे थे 1800 में से शायद 1100 ने कहा है कि वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद हुई हैं, एयरलाइंस अभी काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स चल रही। और ये भी है कि युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, कुछ पता नहीं है कहाँ पर अगला अटैक होगा। अब तो आपने देखा है कि इंडियन ओशन में भी एक अटैक हो चुका है। तो उस वजह से कोई इनकी मतलब कम पार्टिसिपेशन है, लेकिन फिनलैंड के प्रेसिडेंट जो चीफ गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। आई थिंक भारत के आस पड़ोस के 4-5 देश हैं जहाँ से फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं। हालांकि रायसीना में और हमने देखा है कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या चीन से
ज़्यादातर किसी को बुलाया नहीं जाता है। जबकि ये साउथ एशिया उतना ही इम्पोर्टेंट है। मुझे तो लगता है हमारा रीजन से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन अभी जो तनाव है, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में, अब आप देख रहे हैं कि मालदीव, श्रीलंका, नेपाल में ऐसी सरकारें आई हैं जो भारत के साथ सहमत हों लेकिन इतनी जुड़ी हुई नहीं है जो पहले थे। लेकिन फिर भी वहाँ से तो लोग आ रहे हैं, श्रीलंका से फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, नेपाल में तो इलेक्शन ही आज है तो वो नहीं आ सकते हैं, भूटान से फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। तो साउथ एशिया से कुछ तो आएंगे, लेकिन मतलब जिस तरह से फोकस होना चाहिए वो राइसीना का फोकस नहीं है, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज। मेरा फाइनल क्वेश्चन है इसमें, ये वॉइस कितनी मैटर करेगी राइसीना की दुनिया भर में? आज के माहौल में ये निर्भर है कि क्या बताया जाता है, क्योंकि 3 चीज़ें वर्ल्ड अभी देख रहा है। पहले ईरान के साथ क्या होता है, और हमारी जानकारी में ईरान के एक काफ़ी सीनियर ऑफिशियल आए हुए हैं और शायद बात भी करेंगे यहाँ पे। तो ईरान का क्या रुख होगा, एक हफ्ता होने को है जहाँ उन पे गोलीबारी हो रही है, क्या वो अपने हथियार देने को तैयार हैं या किसी तरह से बातचीत करने को तैयार हैं, या ये चलता रहेगा। और वर्ल्ड ईरान को देख रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे इतनी बड़ी शक्ति और इजराइल के साथ मिलकर इनको इतने दिन से अब गोलीबारी कर रही है, उनके प्रेसिडेंट, उसके फैमिली को मार दिया, फिर भी ईरान डटा हुआ है। तो लोग देखना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि वो देख रहे हैं कि अमेरिका क्या कहेगा, और अमेरिका से आई थिंक क्रिस्टोफर लैंडाउ आए हैं, डिप्यूटी सेक्रेटरी, वो बातचीत करेंगे तो उनका क्या रुख होगा। अभी कल ही वहाँ इंडियन ओशन में जो ये शिप, ईरानी शिप को बम किया है, क्या भारत के साथ उनकी कोई बातचीत थी, क्या वार्निंग दिया गया था, वो दूसरी बात देखने लायक है। तीसरा वो देखना चाहते हैं कि भारत का क्या रुख होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली तो भारत का ये रुख हुआ है कि हम बैलेंस तौर पे जाते हैं। गल्फ़ रीजन में 1 करोड़ के करीब भारतीय काम करते हैं और रहते हैं वहाँ पे। ईरान के साथ पुराने संबंध हैं, इजराइल के साथ नए संबंध हैं। तो ये देखने लायक कि क्या भारत अपना बैलेंस रखेगा, या अब भारत ने निर्णय कर लिया है कि वो अब इजराइल के साथ थोड़ा सा, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ थोड़ा सा ज़्यादा अपना इंटरनेशनल रखेगा। सो ਇਹ ਸੁਹਾਸਨੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਇਸੀਨਾ ਵਰਗੇ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮਨ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ, ਬਾਰਡਰ ਚੈਲੰਜਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਇਕਨੋਮੀ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਰਾਇਸੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ORF ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2016 ਤੋਂ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲੋਗਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।